अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आवर 12 लेक्चर जो आपको सिलेबस भेजा है उसमें जो 12 पर नंबर पे जो आपका लेक्चर आ रहा है वो है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने देखा था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और आज टुडेज़ लेक्चर में जो हम देखेंगे वो है परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ही हैं, जो एज पर्गर डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लर्निंग डिसऑर्डर। व्हाट इज़ लर्निंग डिसऑर्डर? अ लर्निंग डिसऑर्डर इज़ एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग प्रॉब्लम दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन from learning a skill and using it effectively. Learning disorders generally affect people of average or above average intelligence. As a result, the disorder appears as a gap between expected skills based on age and intelligence and academic performance. Common learning disorders affect a child's abilities in reading, writing, expression, written expression, math, or non-verbal skills. Reading. Learning disorders in reading are usually based on difficulty perceiving a spoken word as a combination of distinct sounds. This can make it hard to understand how a letter to letters represent a sound and how letter combinations make a word. Problems with working memory, the ability to hold and manipulate information in the moment also can play a role. Even when basic reading skills are mastered, children may have difficulty with the following skills: reading at a typical space, understanding what they read, recalling accurately what they read, making inferences based on their reading spelling. मतलब लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें रीडिंग का डिसऑर्डर है कि बच्चे जिस तरह से उनको रीड जो करते हैं तो उनसे उसमें डिफ़िकल्टी आती है स्पोकिंग करने में, बोलने में। जो वर्ड होता है उसको वो उस साउंड में बोल नहीं सकता, बल्कि कुछ और साउंड में उन लेटर्स को, उन अल्फ़ाबेट्स को कुछ और साउंड में कॉम्बिनेशन बनाते हैं और कुछ और वो स्पीक करते हैं, कुछ और वो बोलते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि उनकी वर्किंग मेमोरी का होता है और एबिलिटी उसमें यही नहीं होती कि वो इन्फॉर्मेशन को सही से मैनिपुलेट कर सकें और सही से उसे स्पीक कर सकें, बोल सकें। सेकंड आ जाता है रिटर्न एक्सप्रेशन। रिटर्न जो है एक्सप्रेशन है वो रिक्वायर्स करता है कॉम्प्लेक्स विजुअल, मोटर एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स को, और ये लर्निंग डिसऑर्डर है। इन रिटर्न एक्सप्रेशन में काज द फॉलोइंग स्लो एंड लेबर इंटेंसिव हैंड राइटिंग, यानी रिटर्न जो एक्सप्रेशन है उसमें आ जाती हैं उसकी हैंड राइटिंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चे लिखते ऐसा हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि क्या लिखा है। स्लो एंड लेबर इंटेंसिव हैंड राइटिंग होती है हैंड राइटिंग्स डैट हार्ड टू रीड, कि पढ़ ही नहीं जा सकते। डिफ़िकल्टी पुटिंग थॉट्स इनटू राइटिंग, कि अपनी जो राइटिंग में अपने थॉट्स को वो एलाबोरेट नहीं कर सकते। राइटिंग टेक्स्ट डैट पुअरली ऑर्गेनाइज्ड और हार्ड टू अंडरस्टैंड, और इस तरह की राइटिंग होना कि वो हार्डली अंडरस्टैंड हो और पुअरली जो है टेक्स्ट है वो रिटर्न फॉर्म में हो। ट्रबल होता है उन्हें स्पेलिंग का, ग्रामर का और पंचुएशन का, इस वजह से उन्हें राइटिंग की जो एक्सप्रेशन है वो ठीक नहीं होती। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आ जाता है लर्निंग में, पहला रीडिंग था, दूसरा राइटिंग, थर्ड इज़ मैथ। आ रीडिंग डिसऑर्डर इज मैथ। इन मैथ में कॉज प्रॉब्लम्स विद द फॉलोइंग स्किल्स, कि ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो उसे नंबर्स पढ़ने में, वर्किंग जो रिलेट करते हैं एक दूसरे से, काउंटिंग में, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता हो, मेमोराइज़ करने में, बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं उसको 2 + 2 वो नहीं कर सकता, 10 + 20 नहीं ऐड कर सकता, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो बेसिक हैं सिंपल क्वेश्चन हैं उनको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना ही उन्हें सॉल्व कर सकता है। यानी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में और रिकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो मैथ की, उसमें उसे प्रॉब्लम होती है। फिर फोर्थ जो प्रॉब्लम आ जाती है वो है उसकी नॉन वर्बल स्किल्स। अ चाइल्ड विद द लर्निंग डिसऑर्डर इन नॉन वर्बल स्किल्स अपीयर्स टू डेवलप गुड बेसिक लैंग्वेज स्किल्स एंड स्ट्रॉन्ग रूट memorization skills early in childhood. Difficulties are present in visual, spatial skills, visual motor skills and other skills necessary in social or academic functioning. A child with a learning disorder in non-verbal skills may have trouble with the following skills. जिस बच्चे को नॉन-वर्बल स्किल्स की प्रॉब्लम होगा उसकी बेसिक जो स्किल्स प्रॉब्लम होगी वो ये होगा कि उसके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो उनको इंटरप्रेट नहीं कर सकता, और सोशल इंटरेक्शंस जो है नॉन वर्बल होंगे उसके।
यूजिंग लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन सोशल सिचुएशंस, कि वो लैंग्वेज को प्रॉपरली जो है सोशल सिचुएशन के मुताबिक यूज़ नहीं कर सकेगा। फिज़िकल कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। फाइन मोटर स्किल्स सच एज राइटिंग, अटेंशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग और हाई लेवल रीडिंग कंप्रीहेंशन और रिटन एक्सप्रेशन यूजुअली अपेयरिंग इन लेटर ग्रेड स्कूल्स। तो इसकी कौन कौन सी काजेज़ हो सकती हैं? फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स भी इसकी काज हो सकती हैं लर्निंग डिसऑर्डर में, जो कि रीडिंग, राइटिंग, मैथ और नॉन वर्बल जो स्किल्स की प्रॉब्लम है या डिसऑर्डर्स हैं उनकी जो कॉजेज़ हो सकती हैं वो कौन कौन से होते हैं? फैमिली हिस्ट्री और जेनेटिक्स भी हो सकती है नंबर 1। फिर प्रीनेटल एंड न्यूनेटल रिस्क भी हो सकते हैं, यानी कि पुअर ग्रोथ होती है जब यूट्रस में बेबी की, तो उसकी वजह से भी जब मदर अल्कोहल या ड्रग यूज़ करती हैं बिफोर द बॉर्न ऑफ बेबी, तो प्रीमेच्योर जो बर्थ हो जाती है, बर्थ वेट है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से भी होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट जो है बच्चे की वो अफेक्ट करती है। 4th काज हो सकती है इसकी फ़िज़िकल ट्रॉमा, कि कोई हेड इंजरी हो गई बच्चे को जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से भी हो सकता है। 5th एंड लास्ट इज़ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर। इन्वायरमेंटल जो एक्सपोजर है जिसमें टॉक्सिन्स हैं जैसे लीड और लिंक टू इंक्रीज रिस्क ऑफ लर्निंग, जब जैसे एक्सपोजर ऑफ हाई लेवल्स ऑफ टॉक्सिन्स, इनकी वजह से भी है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। व्हाट आर द साइंस ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर्स? जो साइंस हैं वो ये हो सकते हैं कि डज नॉट मास्टर स्किल इन रीडिंग, स्पेलिंग और मैथ एट अ नियर एक्सपेक्टेड एज एंड ग्रेड लेवल्स, यानी अपनी उम्र जो उसकी उम्र है उसमें वो रीडिंग, राइटिंग और स्पेलिंग को नहीं कर सकता। डिफ़िकल्टी होती है उसे फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस में, ट्रबल होती है रिमेंबर करने में और दूसरे को बताने में, कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकता वो चलने में, स्पोर्ट्स में और किसी भी किस्म की स्किल में, जैसे कि वो पेंसिल को होल्ड नहीं कर सकता, ईज़िली लूज़ कर जाता है, मिसप्लेस करता है होमवर्क को, स्कूल बैग छोड़ आता है, ठीक है। और इसके अलावा डिफ़िकल्टीज़ ये भी होती है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में, रेजिस्ट करता है वो होमवर्क करने में और एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनकी रीडिंग, राइटिंग और मैथ की कंसिस्टेंटली यानी कॉन्टीन्यूसली जो होते हैं इनकम्प्लीट रह जाती हैं। असाइनमेंट वो सिग्निफिकेंटली कंप्लीट नहीं कर सकता, एक्ट करता है ऐसे जैसे डिफेंस की सूरत में, हॉस्टियलिटी और एक्सेसिव इमोशनल रिएक्शंस होते हैं स्कूल में, और वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो उसकी होमवर्क और रीडिंग के हवाले से। फिर इजाज़ में सीकिंग हेल्प फॉर लर्निंग डिसऑर्डर्स, जो लर्निंग डिसऑर्डर्स के बच्चे हैं उनके लिए हेल्प ली जा सकती है कि उनके इंटरवेंशन इस तरह की यूज़ की जाए कि वो अपने इस लर्निंग प्रॉब्लम को जो है उस पर कंट्रोल ओवर कर सकें। तो इसमें सबसे पहले चीज़ आती है जो बच्चे लर्निंग डिसऑर्डर एक्सपीरियंस होता है, उनकी परफॉर्मेंस जो होती है वो एग्जाइटी होती है, उन्हें एक्सपीरियंस डिप्रेशन होता है, लो सेल्फ इस्टीम होती है, क्रॉनिक फटीक होती है, लूज़ उनका जो होता है मोटिवेशन लूज़ होता है, बिल्कुल मिनिमम होता है, और चिल्ड्रन माइट एक्ट आउट ऑफ डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम देयर चैलेंजेस एट स्कूल, और वो स्कूल से डिस्ट्रैक्ट हुए होते हैं। जो टीचर है, पेरेंट्स हैं या गार्डियन है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल जो भी है, वो रिक्वेस्ट करें, इवेल्यूएशन करें उनकी, और उनकी जो लर्निंग प्रॉब्लम है उनको फाइंड आउट करें टेस्ट के ज़रिए, और मेडिकल कंडीशन उनकी चेक करें, साइकोलॉजिस्ट से टेस्ट करें, प्रोफेशनल से करवाएं, फिर उसके बेस पर उनका पता चलेगा कि बच्चे को क्या इशू है, फिर उनको एक्स्ट्रा हेल्प दी जाए कि स्पेशलिस्ट से, मैथ ट्यूटर से, मैथ में प्रॉब्लम है इंग्लिश में तो इंग्लिश ट्यूटर से, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम्स उनके लिए बनाए जाएं, और फिर अकोमोडेशंस हों क्लासरूम में उनकी कि जिससे बच्चा अपना कंप्लीट कर सके असाइनमेंट्स को, टेस्ट को, सपोर्ट हो उनको राइटिंग के हवाले से, मैथ प्रॉब्लम के हवाले से। फिर थेरेपीज़ भी हों बच्चे की जो बेनिफिशियल हों, उनकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी के हवाले से, उनकी मोटर स्किल्स के लिए, स्पीच के लिए मेडिकेशंस की जाएँ बच्चे की, के रिकमेंड की जाए मेडिकेशंस, ताकि उनकी डिप्रेशन या एग्जाइटी है वो लो हो जाए और वो इजी होकर अपना काम कर सके। ADHD का प्रॉब्लम है तो वो भी बच्चे का इसमें रिजॉल्व हो जाए। फिर कम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स जो हैं वो भी दी जाएं, जो कि उसके न्यूरो फीडबैक के लिए या उसके टेक्नोलॉजिकल डिवाइस के लिए, और यूज़ ऑफ वाइटामिन्स या डाइटरी चेंजेस जो हैं वो दिए जाएं, जिससे बच्चे की सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं। नेक्स्ट जो आ जाता है इसमें प्रॉब्लम प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है 3rd, वो है एस्पर्गर सिंड्रोम। एस्पर्गर जो सिंड्रोम है AS इज़ आल्सो नोन एज एस्पर्गर्स
is a neurodevelopmental disorder characterized by significant difficulties in social interaction and nonverbal communication, along with restricted and repetitive patterns of behavior and interest. कि इसमें जो है ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या प्रॉब्लम आते हैं कि डिफ़िकल्टी होती है सोशल इंटरेक्शन में, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, और रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं या रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट होते हैं. इट इज़ एन ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बट डिफर्स फ्रॉम अदर ASDS. ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है अनइम्पेयर्ड लैंग्वेज एंड इंटेलिजेंस की वजह से. ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस, फिजिकल clumsiness and unusual use of language are common. Signs usually begin before 2 years of age and in many cases never resolve. ये जो केस है एज पर गार ये 2 years के एज से शुरू होता है, जबकि जो ऑटिज़म का केस है वो 3 years के एज से स्टार्ट होता है. उसमें चांस होते हैं सही होने के, लेकिन इसमें चांस नहीं होते कि बच्चा ये लॉन्ग एज तक उसकी आगे तक जाता है. अदर नेम इसका वही है न्यूरो एस्पर्गर्स सिंड्रोम जो है एस्पर्गर्स डिसऑर्डर है, जो एस्पर्गर्स शिज़ोइड डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, ऑटिस्टिक साइकोपैथी, हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म, लेवल 1 ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. और जो है इसकी स्पेशलिटी क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकेट्री, पेडियाट्रिक्स, ऑक्यूपेशनल मेडिसिन. सिम्टम्स यही है कि सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम होती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव इंटरेस्ट होते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती है, सोशल आइसोलेशन होती है, तन्हाई में रहना पसंद करता है, एम्प्लॉयमेंट होती है प्रॉब्लम, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, फैमिली स्ट्रेस है, बुलिंग है या सेल्फ हार्म. और एज क्या आ रही है बिफोर 2 years ओल्ड. ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म होता है, कॉजेज़ इसकी इतनी ज़्यादा अननोन होती हैं. डायग्नोस्टिक मेथड होता है कि बेस्ड ऑन सिम्टम्स फॉर एसोसिएटेड कंडीशंस. फ्रिक्वेंटली जो है द एग्जैक्ट cause of Asperger's is known while it is largely inherited. The underlying genetics have not been determined conclusively. Environmental factors are also believed to play a role. Brain imaging has not identified a common underlying condition. In 2013, the diagnosis of Asperger's was removed from the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, with the symptoms now included within the autism spectrum disorder, along with autism and pervasive developmental disorder not otherwise specified. It remains within the international classification of disease as of 2019 as a subtype of autism spectrum disorder. There is no single treatment, and the effective particular intervention is spotted by only limited data. Treatment is aimed at lowering obsessive or repetitive routine and improving communication skills and physical clumsiness. Intervention may include social skill training, cognitive behavioral therapy, physical therapy, speech therapy, parent training, and medications for associated problems such as mood or anxiety. Most children improve as they grow up, but social and communication difficulties usually persist. Some researchers and people on the autism spectrum have advocated a shift in attitudes toward the view that autism spectrum disorder is a different rather than a disease that must be treated or cured. स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, रिक्वायर करता है इम्पेयरमेंट सोशल इंटरेक्शन में, रिपीटेटिव और स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर एक्टिविटीज़ हैं और इंटरेस्ट है विदाउट इन्वेस्टिगेशन. जिसकी डायग्नोज है मोस्ट कॉमनली मेड बिटवीन द एज ऑफ 4 and 11. A comprehensive assessment involves a multidisciplinary team that observes across multiple settings and includes neurological and genetic assessment as well as tests for cognition, psychomotor functioning, verbal and nonverbal strength and weakness, style of learning, and skills for independent living. The gold standard in diagnosing ASD combines clinical judgment with the autism diagnostic interview. Revised is semi-structured parent interview and the autism diagnostic observation schedule, a conversation and play-based interview with the child. Delay for mistaken diagnosis can be traumatic for individual and families. For example, misdiagnosis can lead to medication that worsen behavior. अगर मिसलीड हो जाती है इसके डायग्नोस करने में तो इसके और भी बुरे हालात हो जाते हैं कि बच्चा उनसे ज़्यादा और भी इसका बिहेवियर और उसका इंटरेस्ट जो है वो मुतासिर होता है. नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है कि
इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? वंस कॉल्ड मेंटल रिटार्डेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय बिलो एवरेज इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी and a lack of skills necessary for day-to-day living. People with intellectual disabilities can and do learn new skills, but they learn them from slowly वो सीख लेते हैं, लेकिन उनके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है कि वो जल्दी शार्पली जो चीज़ें हैं उन्हें लर्न नहीं कर सकते, लेकिन वो स्लोली सीख सकते हैं. देयर आर वेरिंग डिग्रीज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसकी डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड. द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज़ नो लॉन्गर यूज्ड एज इट्स ऑफेंसिव एंड हैज़ अ नेगेटिव वन. मेंटल रिटार्डेशन की अलग है कि उसमें ज़्यादा बच्चे कुछ सीख नहीं सकते, लेकिन इसमें ये है कि स्लो लर्निंग हो सकती है. व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? समवन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज़ लिमिटेशन इन 2 एरियाज. दीज आर intellectual functioning or adaptive behaviors. Intellectual functioning, also known as IQ, this refers to a person's ability to learn, reason, make decisions and solve problems. और second जो है adaptive behaviors, these are skills necessary for day-to-day life, such as being able to communicate effectively, interact with others and take care of oneself. IQ जो है is measured by an IQ test. The average IQ is 100, with the majority of people scoring between 85 and 115. A person is considered intellectually disabled if they have an IQ of less than 70 to 75. The measure a child's adaptive behavior. A specialist will observe the child's skills and compare them to other children of the same age. Things that may be observed include how well the child can feed or dress themselves, how well the child is able to communicate with and understand others. अब जो अडेप्टिव बिहेवियर इसको मेजर करने के लिए स्पेशलिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करेगा बच्चे की स्किल्स को और कंपेयर करेगा उसकी जो स्किल्स हैं दूसरे बच्चे की स्किल से, और फिर वो फीड करेगा और उसकी जो ड्रेस करेगा उसके बारे में कि इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और क्या उसकी हो सकती है. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इज़ थॉट टू अफेक्ट अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन. Of those affected, 85% have mild intellectual disability. This means that they are just a little slower than average to learn new information or skills. इसका मतलब ये है कि इनमें थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है कि माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कि ये लिटिल स्लोअर होते हैं लर्निंग में, लेकिन ये मेंटली रिटार्डेड नहीं होते और ये न्यू इन्फॉर्मेशन और स्किल्स को एवरेज लोगों की निस्बत थोड़ा सा लिटिल स्लो सीखते हैं और लर्न कर जाते हैं. विद द राइट सपोर्ट most will be able to live independently as adults. Disability. What are the signs of intellectual disability in children? There are many different signs of intellectual disability in children. Signs may appear during infancy or the may not be noticeable until a child reach school age. If it often depends on the severity of the disability. Some of the most common signs of intellectual disability are rolling over, sitting up, crawling or walking late. मतलब शुरू से ही बच्चे को पता चल जाता है कि ये स्लो लर्नर है कि वो रोलिंग ओवर भी देर से करता है, सिटिंग भी देर से करता है, क्रॉलिंग भी देर से करता है, वॉकिंग भी देर से करता है, बातें करना भी देर से शुरू होता है और ट्रबल भी होता है उसे बोलने में. स्लो ही वो करता है. स्लो टू मास्टर थिंग्स लाइक बॉल एंड ब्लैडर ट्रेनिंग या पोटी ट्रेनिंग, उसमें भी वो लेट होता है. ड्रेसिंग में भी लेट होता है, फीडिंग में भी वो लेट होता है. डिफ़िकल्टी होती है उस चीज़ों को याद रखने में. इनेबिलिटी होती है उसे कनेक्ट करने में एक्शंस को कंसिक्वेंसेस के साथ. और उसके बिहेवियर प्रॉब्लम क्या है कि एक्सप्लोसिव टेंट्रम्स होते हैं और डिफ़िकल्टी होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और लॉजिकल थिंकिंग में. तो इन सारे बच्चों में जो आ जाती हैं इनके सीजर्स होते हैं, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं और ये विजन आ जाते हैं इन बच्चों के. तो कौन सी कॉजेज़ हो सकते हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है? ब्रेन डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन रिजल्ट. Specific causes for intellectual disability can only be pinpointed about a third of the time. The most common causes of the intellectual disability are genetic conditions, problem during pregnancy, प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्ड इलनेस और इंजरी. कि जेनेटिक कंडीशन की वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ये फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम होता है, उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है. प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी बच्चे की फैटल ब्रेन डेवलपमेंट है वो मुतासिर हो, या मदर जो हैं ड्रग यूज़ कर रही हो, माल न्यूट्रिशन हो, इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी बच्चे का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है. प्रॉब्लम ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी रिजल्ट में आ सकती है कि ऑक्सीजन की वजह से जब बेबी पैदा होता है तो डिप्राइव हो जाता है ऑक्सीजन से चाइल्ड बर्थ और बॉर्न के दरमियान जो प्रीमेच्योर एक्सट्रीमली स्टेज आती है उसमें. फिर आ जाती है इलनेस और इंजरी के इन्फेक्शन कोई भी ऐसा हो सकता है, वोपिंग कफ हो सकती है, मीजल्स हो सकते हैं, या हेड इंजरी हो सकती है, सीवियर किस्म की माल न्यूट्रिशन होता है एक्सट्रीम किस्म का, उसकी वजह से बच्चा
इसको प्रॉब्लम हो सकता है। फिर नन ऑफ द 2/3 ऑफ ऑल चिल्ड्रन हु हैव इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी द काज इज़ अननोन, और 2 में से तकरीबन 2% जो होते हैं बच्चे उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनकी काजेज़ जो हैं नॉन होती हैं। कैन प्रिवेंटेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड, certain causes of intellectual disability can be prevented. The most common of these are fetal alcohol syndrome. Fetal alcohol syndrome जो है वो प्रिवेंट की जा सकती है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल, गेटिंग प्रॉपर प्रीनेटल केयर, taking a prenatal vitamin and getting vaccinated against certain infections. Disease can also lower the risk that your child will be born with intellectual disability. fetal alcohol syndrome जो है इस पर काबू किया जा सकता है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ना हो, उसकी प्रॉपर टेक केयर की जाए, प्रॉपर प्रीनेटल वाइटामिन लिए जाएं, वैक्सीनेटेड हो, इन्फेक्शियस डिजीज़ दी जाएं ताकि वो इसके समय कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर है कॉन्सेप्शन। इन फैमिलीज़ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जेनेटिक टेस्ट किए गए हैं तो रिकमेंडेड गया है बिफोर कॉन्सेप्शन ही ये चीज़ें इनहेरिट हैं। अगर जेनेटिक में है तो वो रिकमेंडेड हो जाएं तो फिर इसका कुछ हो सकता है। अदरवाइज सर्टन टेस्ट होते हैं जो अल्ट्रासाउंड या अमोनियोसेंटेस्टिस वो भी परफॉर्म करते हैं, बताते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम है एसोसिएट करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, और ये टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम की बिफोर बर्थ और फिर उन्हें करेक्ट भी करते हैं। हाउ इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डायग्नोज, कैसे डायग्नोज होती है? मेटाबॉलिक intellectual disability may be suspected for many different reasons. If a baby has physical abnormalities that suggest a genetic or metabolic disorder, a variety of tests may be done to confirm the diagnosis. These include blood test. Intellectual disability है वो किस तरह से डायग्नोज की जा सकती है? वो की जा सकती है ब्लड टेस्ट के ज़रिए, यूरिन टेस्ट के ज़रिए, इमेजिंग टेस्ट हैं जो क्या करते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स देखते हैं ब्रेन की, EEG, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम जो है वो एविडेंस देखती है ऑफ सीजर्स के, और ये बच्चों में डेवलपमेंटल जो डिलेज़ होते हैं कि डॉक्टर जो परफॉर्म करता है टेस्ट उसमें जो रूल आउट की जाती हैं प्रॉब्लम्स कि उसकी हेयरिंग प्रॉब्लम्स क्या है, उसके न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, और अगर दूसरी कॉजेज़ हैं जो उसकी डिले में फाउंड करती हैं मिलती हैं तो चाइल्ड को रेफर किया जाता है फॉर्मल टेस्टिंग के लिए। जो 3 चीज़ें हैं, 3 फैक्टर हैं जो डायग्नोसिस में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए, पहले इंटरव्यू विद द पेरेंट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड एंड टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड अडेप्टिव बिहेवियर्स। अ चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड इंटेलेक्चुअली disabled if they have deficits in both IQ and adaptive behaviors. If only one or the other is present, the child is not considered intellectually. अगर बच्चे में जो है बच्चे का IQ भी मुतासिर है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी IQ उसका मुतासिर है, कम है, और अडेप्टिव बिहेवियर में प्रॉब्लम है तो वो उसका इंटेलेक्चुअली डिसेबल में कंसिडर होगा। अगर इनमें से कोई एक में प्रॉब्लम है तो फिर वो इंटेलेक्चुअली डिसेबल में कंसिडर नहीं होगा। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ मेड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स विल असेस द चाइल्ड्स पार्टिकुलर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. This helps them determine how much and what kind of support the child will need to succeed at home, in school and in community. एक टेस्ट लिया जाता है जिससे बच्चे का पता चलता है कि वो स्कूल में, घर में किस तरह से वो सक्सेस कर सकता है, क्या स्ट्रेंथ है उसकी और क्या वीकनेस है, कौन सी सर्विसेज हैं जो दी जाए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों को। बेबीज़ और जो टॉडलर्स हैं जब उनका अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल किए जाते हैं उनके लिए। जो टीम है प्रोफेशनल्स की वो वर्क करती है पेरेंट्स के साथ, राइट डाउन करती है, इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विसेज प्लान करती है और डॉक्यूमेंट्स आउटलाइन करती है बच्चे के बारे में, उसकी नीड्स को, उसकी सर्विसेज दी जाती हैं बच्चे को, और उसकी जो अर्ली इंटरवेंशंस हैं उसमें इंक्लूड होती है उसकी स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, फैमिली काउंसलिंग, ट्रेनिंग विद स्पेशल असिस्टिव डिवाइसेस और न्यूट्रिशन डिवाइसेस। ये सारी चीज़ें बच्चे को दी जाती हैं। फिर उसके अलावा स्कूल एज जब चिल्ड्रन हो जाते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ तो उनको एलिजिबल किया जाता है स्पेशल एजुकेशन फॉर फ्री थ्रू द पब्लिक स्कूल सिस्टम, जो कि पब्लिक स्कूल सिस्टम से फ्री होते हैं। दिस इज़ द mandated by the individual with disabilities education act. Parents and educators work together to create an individualized education programs or IEP which outlines the child's need and the services the child will receive at school. बच्चे और पेरेंट्स जो हैं वो मिल के, टीचर्स और पेरेंट्स जो है मिल के बच्चे का जो सिलेबस है वो आउटलाइन जो बच्चे की नीड के मुताबिक है उन्हें
बनाते हैं ताकि पॉइंट आउट कर सकें बच्चे को स्पेशल जो एजुकेशन है वो दी जा सके, अडेप्टेशन की तरह अकोमोडेशन के हवाले से, मॉडिफिकेशन के हवाले से बच्चे को अलाउ किया जाए कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो किस तरह से क्लासरूम में सक्सेस कर सके। ये है जी आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के किस बेस पर उसकी कैसे डायग्नोस किया जाएगा, क्या उसकी ट्रीटमेंट है। आज हमने देखा, आज के लेक्चर में प्रोग्रेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में हमने देखा है कि एस्पर्गर डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है।